अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत बहुत माज़रत चाहते हैं हम लोग, कोई ख़राबी की वजह से हम ब्रेक पे जल्दी चले गए। और चले फिर मैं अपने प्रोग्राम को अब शुरू कर देती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि बच्चों के बारे में कि किस तरह ठंडी सर्दी के मौसम में हम किस तरह अपने बच्चों का ख़्याल रख सकते हैं। ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से आप कितनी बीमारियों से बच सकते हैं। और ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रोज़ाना, जैसे मैंने कहा कि हम गोश्त और बाकी चीज़ों को छोड़ के अगर हम सब्ज़ियों की भी हम सूप का इस्तेमाल करें तो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चे बड़ों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर रखें। दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाथ बार बार धोना, अब ये हम सब यूज़ टू हो चुके हैं अपने हाथ धोने को। लेकिन अगर आपका हाथ धोने का जो मैंने कहा था कि आप सैनिटाइज़ करने के बदले अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें तो वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब सर्द मौसम आता है तो हम ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने से हम ठंडी से अपने आप को बचा सकते हैं, जो बिल्कुल भी गलत बात है। इसमें कोई भी ज़्यादा सच्चाई नहीं है। हाँ, एक वक्त ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा ठंड, हम जब बाहर निकलते तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि हम अपने बदन में तो हम कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन हम जब बाहर निकलते हैं तो नाक के ज़रिए हमारी नाक जो है वो लाल हो जाती, एकदम से जर्द हो जाती हैं और फिर नाक बहना शुरू हो जाती है। तो ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। ये हर ठंड के मौसम में आपको यही चीज़ें रिपीट होगी, बार बार होगी, तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है। बताना ये चाहती हूँ कि ये नहीं सोचे आप कि जब हम घर में भी रहे तो हम अपने आप को गर्म रखें। यहाँ पे हीटर ऑन होता है तो बच्चों को ख़ास करके, क्योंकि बच्चों को उनकी दर्जे हरारत जिस्म की नहीं पता होती है, तो ऐसा होना चाहिए कि आप उनको एकदम घर में एकदम गर्म कपड़े पहना के आप उनको छोड़ देते हैं, तो उससे भी बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं। ये सर्दियों के मौसम में ये भी एक वजह होती है, बच्चे बार बार बीमार होते हैं कि हम उनको सर्दी से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े उनको पहना देते हैं, एक के ऊपर दो, दो के ऊपर फिर थर्मल पहना देंगे हम उनको, फिर पैरों पे सॉक्स हम उनको चढ़ा देंगे। ये बिल्कुल ना करें, बल्कि ख़ुद भी बहुत इतने ही लाइट कपड़े पहने जितनी खाली आपकी हवा जो है वो जिस्म तक ना लग सकें उससे। अच्छा, उसके अलावा अगर आप चाहते कि आपके बच्चे या आप ख़ुद अपने आप को इस जो ठंडियों में जो हमें बहुत ज़्यादा नज़ला बुखार होता है उसकी वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं कि सरसों के तेल में, अगर आप सरसों के तेल में लहसुन को गर्म करके रख दें ठंडी आने से पहले और उसका इस्तेमाल रोज़ाना अगर आप करें, जैसे बच्चे रात को सो रहे हैं तो उनको पैरों पे, तलवों पे लगा दें, उनके पीठ पे लगा दें, उनके सीनों पे लगा दें, पीछे गर्दन पे लगा दें। और उनको क्योंकि जो सरसों का जो तेल होता है, आप नॉर्मल दिनों में भी उसको देखोगे, जब आप उसको हाथ पे भी उसका इस्तेमाल अगर करते हो तो आपके जो हाथ की हथेली है वो गर्म महसूस होने लगती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तेल कितना मुफीद होता है ठंडियों में इसका इस्तेमाल करना। तो ये चीज़ आप अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं। उसके अलावा रोज़ाना ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी आप अदरक का इस्तेमाल जितना ज़्यादा कर सके इस ठंडियों के मौसम में, ये भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये जो छोटी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम याद रखते हैं तो हम बहुत से, इंशाल्लाह आप देखोगे कि ये जो नुस्खे हैं, जैसे गर्म कपड़े ज़्यादा नहीं पहनना और सोते वक्त अपने जिस्म पे तेल मलना तलवों पे, ये आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है जो चली गई सर्दी और जो अब हम एट प्रेजेंट जो हम सर्दी में हैं। तो ये फ़र्क मालूम होता है। और ठंडे पानी का इस्तेमाल, ये और अपने जिस्म और गर्म पानी पीना, गुनगुना पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीना भी सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है। ख़ास करके फेफड़ों को ये नुकसान पहुंचाता है, लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम गर्म पानी का इस्तेमाल बोलें तो गर्म पानी से मुराद ये होता है कि नीम गर्म पानी, जिसको आप पीने से आपको ना वो ठंडा लगे ना बहुत ज़्यादा गर्म लगे। हल्का सा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ख़ुद भी करें और अपने बच्चों को भी, जो वो नलके का पानी पीते हैं, उनको मना करें
और अपने बच्चों को भी नीम गर्म पानी का इस्तेमाल गर्म करके अगर आप रख दें, फ्लास्क में अगर आप नीम गर्म करके रख दें, आप उसी का इस्तेमाल करें, इससे भी आप ठंडी से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपको रेगुलर करना है। ये है। लास्ट हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक इंशाल्लाह कहवा बताऊंगी, जो आप रोज़ाना इसको अगर आप दिन में एक दफ़ा पी लें, इससे भी आप बहुत जो नज़ला और ज़ुकाम की जिनको शिकायतें बहुत होती हैं, इंशाल्लाह उससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसके लिए आपको चाय बनानी है। जैसे यास्मीन की चाय मिलती है दुकानों पे, जैसे चाय पत्ती होती है अलग अलग फ्लेवर की, तो यास्मीन की चाय होती है, या फिर आप ओलंगा टी भी ले सकते हैं, लेकिन यास्मीन की चाय बहुत मुफीद होती है। तो वो उसके अंदर दालचीनी और हरी इलायची उसको आप कूट दे अच्छी तरह से, और लौंग, 3 चीज़ों को आप उसको कूट के उस चाय में मिक्स करें, या तो गुड़ या तो शहद के साथ इसका इस्तेमाल करें, इस चाय का इस्तेमाल करें। ये चाय भी कह सकते हैं, इसको कहवा भी कर सकते हैं आप। तो इसके इस्तेमाल से जो ठंडी जो लगती है जिस्म में, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिनको ठंडी नहीं लगती है उनको, लेकिन हर किसी के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। जी वालेकुम अस्सलाम बरकात। ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत माशाल्लाह शुक्रिया। आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। सिस्टर मेरा ये मसला है कि मेरी एज 50 से ओवर है। मैनू वो पीरियड का मसला है, वो सम टाइम आफ्टर 6 मंथ जो पीरियड होते हैं वो आपको 3 नहीं होते वीक्स हैं? तक नहीं होते। कितने दिन तक नहीं होते? 3 वीक तक। 3 वीक तक नहीं होते हैं, जी। और उसके बाद हो जाते हैं? नहीं, वो 6 मंथ फिर कभी नहीं होते। अच्छा, तो आपको मेनोपॉज मतलब ऐसा प्रॉब्लम कुछ चल वो रहा है? डॉक्टरों ने चेक किया, वो बोलते हैं अभी मेनोपॉज भी नहीं है। अच्छा। वो ओवर जो सिस्ट होती है ना, उन्होंने बोला कि वो भी है। अच्छा, ओवरी सिस्ट, तो ओवरी सिस्ट का आपने स्कैनिंग वगैरह करवाया है? बहुत बार स्कैन किया तो ने। डॉक्टर ने क्या कहा, इसका ऑपरेशन करना होगा या दवाइयों से ठीक हो जाएगी? वो ना तो दवाई देते हैं ना ऑपरेशन के बारे में कोई कहते हैं। तो इसका मसला मुझे बहुत है। अभी मैं इसके लिए दवाइयाँ वो टैबलेट ले रही हूँ वो स्टॉप ब्लीडिंग के लिए। अच्छा ठीक है, चले मैं इसको इंशाल्लाह आपको मैं अभी इसका जवाब देती हूँ, ठीक है? प्लीज, थैंक यू। ओके चले। जज़ाकल्लाह। देखिए, ये जो इन्होंने सवाल किया था ओवरी सिस्ट का, तो मैं इनको बताऊँ, ये सिस्ट जो होती है ये ख़ास करके ख़वातीन में होती हैं। ये 2 किस्म की सिस्ट होती है। थोड़ी बहुत मेरे को इस चीज़ की मालूमात है, क्योंकि हर ख़वातीन जो इससे गुज़रती हैं, तो ये कुछ नया नहीं होता है। नाज़रीन, एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र है। मैं पिछले वीक को फ़ोन किया था, आपने मुझे वो नुस्खे दिए थे, मैं उन पे पूरा कोशिश करके वही कर रही हूँ। जज़ाए खैर, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बात ये पूछनी थी, आपने बताया था कि घी को इस्तेमाल करना 2-3 स्पून हर बंदे को चाहिए, लेकिन ये आपा ऐसा है कि हम तेल, हांडी में तेल यूज करते हैं, ब्रेड में मार्जरीन यूज करते हैं, बच्चे भी जो है वो बटर घी नहीं देते, हम खुद भी नहीं खाते, तो उसका किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? आप दूध में डाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपने किस में डाल के? दूध, गरम दूध में आप रात को सोने से पहले 1 गिलास गरम दूध में 1 चम्मच अगर आप देसी घी डाल के अगर पिए, तो ये बहुत मुफीद होगा जी, क्योंकि डायरेक्ट आपके जिस्म के अंदर जाएगा और ये फ़ायदा पहुंचाना शुरू करेगा। कोई जी। नुकसान आप नहीं ये होता है कि खून में कोलेस्ट्रोल हो या मोटापा बहुत आता है, इसका बड़ा फिक्र होता है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि देसी घी अगर आप खा रहे हो तो ये कोलेस्ट्रॉल से इसका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जिनको बहुत ज़्यादा है, अगर आप पूरे दिन में, क्योंकि आप तेल बिल्कुल अगर नहीं खाते हो, तो 1 चम्मच या 2 चम्मच घी इंशाल्लाह कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको। जी, बहुत शुक्रिया। और अपन दूसरा आटा जो है वो मैं खाती हूँ, वो जो होल मील गोल्ड चपाती आटा, चक्की आटा, वो ठीक है तो होल मील है, लेकिन वो महंगे वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लगता तो इसी तरह है कि बहुत अच्छा है। आपका वो बारीक बहुत है, आप क्या उसको रिकमेंड करते हैं, इस तरह वो खाना चाहिए? देखिए, यहाँ मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि यहाँ पे जो हम होल चक्की आटा, कोई भी पैकेट का आटा हो,
इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं, ताकत हमको नहीं पहुंचाता है। जो नेचुरल हम गुंदम पिसवा के जो हम खाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर एक यहाँ पे खा रहे हो तो मैं यही सलाह करूँगी कि यहाँ पे लोगों को चाहिए कि वो जो ये रेडीमेड्स आटा एक हद तक खाएं, ज़्यादा उसका इस्तेमाल, रोज़ाना इस्तेमाल बहुत नुकसान है ये। जी, एक ही चपाती इस्तेमाल करते हैं लेकिन वही करते हैं। ठीक है, आप जज़ाकल्लाह, जी कोई बात अल्लाह नहीं, हाफिज़। आमीन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे ऐसा अक्सर ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को, क्योंकि लास्ट वीक का सवाल भी जो है मेरे ख्याल से ग्लूटीन के ऊपर जो हमारे पास सवाल आया हुआ था, जो मेरे पास यहाँ का जो आटा है, यहाँ का नहीं, मेरे ख्याल से भी हर जगह पे हम जो है रेडीमेड आटा यूज़ करते हैं। वो जो एक चला था कि हम उसको पीसा करते थे, चक्की में जाके चक्की का आटा खाते थे, वो अभी कहीं भी नहीं रहा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो चीज़ हम खा रहे हैं वो हमारे जिस्म को सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाली है, ये हमको फ़ायदा कभी नहीं पहुंचाएगी। जब तक आप नेचुरल चीज़ों पे वापस नहीं आएंगे, कुदरती खानों पे आप वापस नहीं आएंगे, तब तक हमें नई नई किस्म की बीमारियां ईजाद होती रहेगी। हम उसकी दवाइयाँ ढूंढते रहेंगे, क्योंकि जो ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आप कोई भी पैकेट ले ले, उसके पीछे आप पढ़े इंग्रेडिएंट्स, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े। मामूली सा एक गुंदम गेहूं, वीट, जो हम अपने मुल्कों में जो हम साफ़ करके उसमें से कंकर निकाल के हम चक्की में पिसवाते थे, उसमें क्या हम कुछ मिलाया करते थे? मुझे तो नहीं लगता। खाली अम्मी साफ़ करके दिया करती थी, हम जाके चक्की पे रखते थे, वो चक्की वाला पिसा के हमको देता था, हम उसको फिर भी छान के उसका इस्तेमाल करते थे। तो हमें आप सिर्फ कंपेयर करें चीज़ों को कि क्या हम जो खा रहे हैं वो सही है, जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं क्या वो सही है। सोचने की बात है। जो बीमारियां, जो ऐसी बीमारियां हम आज सुनते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी नई बीमारी, क्योंकि हम हर बीमारी को नहीं जानते हैं, हमको तो आज भी बहुत सी बीमारियों के नाम भी नहीं पता है, लेकिन जब हम किसी से सुनते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तब हमें पता चलता है, हम रियलाइज़ करते हैं अच्छा ऐसा भी होता है। समझ रहे हो आप? तो मेरी कोशिश यही है, मैं किसी के मैं खुद जब ओकेशनली जब मुझे कुछ नहीं पकाना होता है, ऑनेस्टली हमारे यहाँ पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन एक दो चीज़ें साल में एक बार अगर कुछ इस्तेमाल होती है, वो भी अगर हमको कुछ खाना हो तो, वरना हमारे यहाँ पे एकदम सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बंद है। बस खाली बाहर का जो ये लोग खाते हैं, बस इंशाल्लाह वो भी कोशिश हम करते हैं कि बंद करें। लेकिन जो बीमार है, स्पेशली जो बीमार है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, आर्थराइटिस हो, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हो, कोई भी पेशेंट हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी सेहत बरकरार रहे और आप पर दवाइयाँ असर करें, आप पर नुस्खे असर करें, तो आप ये चीज़ों को अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो उसको एटलीस्ट कम कर दे, कट डाउन कर दे उनको। अगर आपको रोटियों का, पहली बात तो रोटियों और चावल का जो बहुत बड़ा फ़र्क है, यकीन माने बहुत से मुल्कों में लोग सिर्फ चावल खाते हैं, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से जापान में और बहुत सी कंट्रीज़ है जिनके नाम मैं अगर बोलूँ, सिर्फ यहाँ तक कि बांग्लादेशी और इंडिया में भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ चावल का इस्तेमाल होता है। यकीन माने चावलों में भी बहुत किस्में होती हैं, बारीक होते हैं, बासमती होते हैं, फिर उबले हुए होते हैं, मोटे होते हैं, पर वहाँ के लोग अगर आप देखें तो मोटापा का नाम और निशान नहीं रहता है। नाज़रीन, हमारे ब्रेक का वक्त हो गया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।